मॉर्निंग बच्चों। लेक्चर नंबर 9 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हम लोग कर रहे थे। मैंने आपको कार्बन्स के बारे में बता रहा था। मैंने आपको बताया था प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, क्वाटरनरी कार्बन्स क्या हैं। मैंने आपको बताए थे सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड कार्बन क्या है। मैंने सैचुरेटेड कार्बन का रिप्रेजेंटेशन भी बताया था। हाइब्रिडाइजेशन के क्वेश्चन में बच्चे ने मुझसे क्वेश्चन पूछा और क्वेश्चन उसका ये था कि सर आपने जो SiO2 का हाइब्रिडाइजेशन बताया है वो sp3 कैसे बताया। तो बेटा मैंने ऐसे बताया, देखिए मैंने आपको बताया था कि पाई बॉन्ड कौन बनाता है। पाई बॉन्ड वो बनाते हैं जिनके साइज छोटे होते हैं। अब सिलिकॉन का साइज है बड़ा, तो ये पाई बॉन्ड तो बना नहीं सकता, मतलब डबल बॉन्ड बनाने में कैपेबल नहीं। ये सारे बॉन्ड कैसे बनाएगा, सिंगल, और इन्हीं से O जुड़ेगा। अब बच्चा मुझसे पूछ रहा है कि सर वो तो SiO2 है, ऐसा तुम्हें लगता है वो SiO2? एक्चुअली एक नेटवर्क कंपाउंड है, इसमें Si से बहुत सारे O जुड़ते हैं और O से बहुत सारे Si जुड़ते हैं। तो हर ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाता है और हर Si बेटा 4 बॉन्ड बनाता है। ऐसे करके देखिएगा, इस तरीके से हर Si के आपको 4 बॉन्ड दिखेंगे। मैं गलती से इधर बना दिया, कोई बात नहीं, इसको सही कर देता हूँ। इधर जगह नहीं थी, इसको हटा देता हूँ। तो यहाँ पे आपका Si आ जाएगा, देखिए, और फिर SSI से 4 बॉन्ड्स बनेंगे ऐसे करके। तो सिलिकॉन 4 सिग्मा बॉन्ड बनाता है, इसलिए इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 होता है। सर ये स्ट्रक्चर हमें तो पता नहीं था, हम तो फ्रेशर हैं। वैसे तो 11th क्लास में बनाया जाता है, लेकिन मान लीजिए आपको तब भी नहीं पता था, तो कोई बात नहीं बेटा, हम लोग इसे केमिकल बॉन्डिंग में सीखेंगे कि कैसे बनाए जाते हैं ये स्ट्रक्चर्स। अभी एक क्वेश्चन था, आप इसे थोड़ा सा रन कर लीजिए, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं थोड़ा सा और बात करते हैं नेमिंग ऑफ कार्बन्स के बारे में। कार्बन को नाम कैसे दिए जाते हैं। सबसे पहले आपने कहा था जो कार्बन होता है उसके बगैर कभी भी आप ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं बना सकते। तो हम ये कहते हैं जो कार्बन है वो किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का रूट होता है, जड़ होती है, बेस होता है। यदि बगैर कार्बन के आप कभी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं बना पाएंगे, तो कार्बन इज सेड टू बी न्यूक्लियस और रूट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। इसलिए कार्बन के नाम को एक नाम दिया जाता है रूट वर्ड, रूट के लिए जो वर्ड इस्तेमाल करें। साइंटिस्ट एल्केजन के रेस्पेक्ट में हम इसे ALK, हालांकि ये सिस्टम IUPAC में इस्तेमाल किया गया था, लेकिन फिर भी हम शॉर्ट में इसे जो लिखते हैं वो है एल्क, यानी जहां कहीं एल्क लिखा हो इसका मतलब ही कार्बन है। जैसे एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, इनका मतलब ही होता है कि उसमें कार्बन प्रेजेंट है। कैसे लिखे जाते हैं एल्क या रूट वर्ड, बड़ा आसान सा काम है, सब लोगों का पढ़ा हुआ भी होगा मेरे ख्याल से। यदि हमारे पास 1 कार्बन हो, 2 कार्बन्स हैं, 3 कार्बन्स हैं, 4 कार्बन्स हैं या 5 कार्बन्स हैं, तो 1 कार्बन का रूट वर्ड या एल्क होता है मेथ, 2 कार्बन का होता है एथ, 3 कार्बन का होता है प्रोप, 4 कार्बन को हम लोग ब्यूट लिखते हैं, 5 कार्बन को हम लोग एम लिखते हैं या पेंट लिखते हैं। एम भी सही है, पेंट भी सही, दोनों लिखा जा सकता है। यदि हमारे पास 6 कार्बन हैं, हमारे पास 7 कार्बन हैं, हमारे पास 8 कार्बन हैं, हमारे पास 9 कार्बन हैं या हमारे पास 10 कार्बन हैं, तो जब हमें इनके नाम लिखने होते हैं तो इनका नाम हम कैसे लिखते हैं, आइए इस पर भी नजर डाल दीजिए। यदि 6 कार्बन है तो आप क्या लिखते हैं बेटा, हेक्स। 7 कार्बन है आप क्या लिखते हैं, हेप्ट। 8 कार्बन को क्या लिखते हैं, ऑक्ट। 9 कार्बन को क्या लिखते हैं, नॉन। 10 कार्बन को क्या लिखते हैं, डेक। यदि यही कार्बन गलती से 11 हो जाए, 12 हो जाए, 13 हो जाए, 14 हो जाए या 20 हो जाए, तो 11 कार्बन को हम लिखते हैं अनडेक, 12 कार्बन को हम लिखते हैं डोडेक, 13 कार्बन को हम लिखेंगे ट्राइडेक, 14 कार्बन को टेट्राडेक और 20 कार्बन को हम लिखते हैं आइकोस। हमें कभी भी 10 से ज्यादा कार्बन्स की जरूरत पड़ती नहीं है, फिर भी मैं 20 तक आ गया आइकोस। 30 होते ट्राइकॉन, 40 होते टेट्राकॉन, 50 होते पेंटाकॉन, 100 होते तो हेक्ट या सेंट, 1000 होते एरा, 2000 होते ड्यूरा, ऐसे करके नाम लिखते चले जाते हैं मिलके। लेकिन हमें जरूरत कहां तक है, 10 या ज्यादा से ज्यादा 12 कार्बन्स तक की। इसके आगे के कार्बन्स की जनरली हमें जरूरत नहीं पड़ती। तो ये कहलाती है नेमिंग ऑफ कार्बन्स। इनका रूट वर्ड था एल्क। इसके अलावा और भी कुछ कार्बन्स हैं जिनको नाम दिए जाते हैं। ये तो मैंने एक नॉर्मल कंडीशन में रूट वर्ड लिख के दिखाया कि 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन को कैसे लिखा जाता है। इसके अलावा एक और नेमिंग होती है
तो मैं आपको सिखाता हूं नेमिंग ऑफ कार्बन विद अनसैचुरेशन। जब उनमें क्या मौजूद होता है? अनसैचुरेशन। अनसैचुरेशन का मतलब जब उनमें क्या प्रेजेंट होंगे? पाई बॉन्ड्स। तब हम कार्बन की नेमिंग्स को लिखते हैं कुछ अलग से ढंग से। आइए, ये कौन से कार्बन्स हैं, इनसे भी मिलना चाहते हैं। जैसे यदि आपके पास किसी भी कंपाउंड में कोई डबली बॉन्डेड कार्बन है, चाहे आप इस कार्बन की बात करें चाहे इसकी करें, तो ये जो डबली बॉन्डेड कार्बन होता है बेटा, दिस कार्बन इज सेड टू बी, इस कार्बन को नाम दिया जाता है, इट इज विनाइलिक कार्बन। क्या कहलाता है? इट इज कॉल्ड विनाइलिक कार्बन। इसे हम विनाइलिक कार्बन कहते हैं। इसी तरह से यदि कोई डबल बॉन्ड यहां पर है, तो इस डबल बॉन्ड का जो भी अल्टरनेट कार्बन होगा, यदि डबल बॉन्ड कार्बन का नेक्स्ट कार्बन ये वाला कार्बन, दिस कार्बन 4 बॉन्ड बनाएगा, दिस कार्बन इज सेड टू बी, तो इस कार्बन को नाम दिया जाता है एलाइलिक कार्बन। क्या कहलाता है बेटा? ये एलाइलिक कार्बन। याद रखिएगा, डबली बॉन्डेड कार्बन विनाइलिक और डबली बॉन्डेड का नेक्स्ट कार्बन इज एलाइलिक कार्बन। क्या बात क्लियर है बेटा? आइए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। कहते हैं शर्त है कि 4 ही कार्बन होने चाहिए, 4 से ना कम और ना 4 से ज्यादा। तो कहते हैं यदि 4 कार्बन है, डबल बॉन्ड बीच में है, तो ये वाला जो कार्बन है, चाहे इधर का देखिए चाहे इधर का देखिए, इधर से पहला या इधर से पहला या पहला या चौथा, कहीं से भी फर्स्ट एंड फोर्थ, इन कार्बन को भी एक नाम दिया जाता है, दीज आर कॉल्ड क्रोटाइलिक कार्बन। क्या कहलाते हैं बेटा? दीज आर कॉल्ड क्रोटाइलिक कार्बन। इन्हें क्रोटाइलिक कार्बन कहते हैं। इसी तरह से आइए, यदि मैं ऐसे करके बेंजीन बना दूं, तो बेंजीन का कॉमन नेम होता है फिनाइल, फीन। क्या नाम होता है? फीन, PHENE, इट इज फीन। ये बेंजीन का कॉमन नेम। अब इसमें जितने भी कार्बन है, मैं किसी भी कार्बन की बात करूं, चाहे मैं इसकी करूं चाहे इसकी करूं चाहे किसी भी, तो इन कार्बन को नाम दिया जाता है फीन से। इट इज कॉल्ड फीन से कौन सा कार्बन? फिनाइलिक कार्बन। क्या कहलाता है बेटा? फिनाइलिक। थोड़ी जगह कम है, फिर से लिख देता हूं। चलिए मैं इसे इधर बना देता हूं। सपोज करिए ये वाला, तो क्या बोलेंगे बेटा? फीन से बना दिया गया है, इट इज कॉल्ड फिनाइलिक कार्बन। क्या कहलाएगा? फिनाइलिक कार्बन। इसी तरह से ध्यान से देखिएगा, यदि मैं बेंजीन बना दूं तो ये अल्टरनेट डबल बॉन्ड्स हो गए, और यदि यहां CH2 लगा दूं तो ध्यान से देखिए, ये तो डबली बॉन्डेड हो गया फिनाइलिक, फिनाइलिक के ऊपर वाला यानी डबल बॉन्ड का अल्टरनेट कार्बन एलाइलिक होता है, पर ये बेंजीन में है तो इस कार्बन का नाम हो जाता है बेंजाइलिक। क्या बोलते हैं इसे? बेंजाइलिक कार्बन। इट इज कॉल्ड बेंजाइलिक कार्बन। तो इसे फिनाइलिक बोलते हैं, इसे बेंजाइलिक बोलते हैं। तो ऐसे करके हम नाम दे देते हैं किसके? कार्बन से। यदि इनको देखा जाए थोड़ा सा, तो एक वर्ड होता है, कभी कभी लिख दिया जाता है ऐसी ABVP, यानी A फॉर एलाइलिक, B फॉर बेंजाइलिक, V फॉर विनाइलिक, P फॉर फिनाइलिक। ये सिमिलर होते हैं। ध्यान से देखो, एलाइलिक कौन सा कार्बन है? डबल बॉन्ड का नेक्स्ट, और बेंजाइलिक भी कौन सा है? डबल बॉन्ड का नेक्स्ट। फर्क केवल इतना है कि यहाँ बेंजीन रिंग जरूरी है या बेंजीन रिंग जरूरी नहीं। यहाँ पर आइए, विनाइलिक कार्बन कौन सा है? डबली बॉन्डेड। देखो ये रहा डबली बॉन्डेड। और फिनाइलिक कार्बन भी कौन सा है? डबली बॉन्डेड, लेकिन डबली बॉन्डेड कौन सा? बेंजीन रिंग के साथ। ये सब डबल बॉन्ड यदि मैं इनको लगाऊं तो यहाँ पे इसको हटा दीजिए, तो ये अल्टरनेट ऐसे करके डबल बॉन्ड ही तो आएंगे। तो कहते हैं ABVP। याद करने का तरीका है ABVP, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, नाम सुना है ना? तो ये वही है। तो एलाइलिक और बेंजाइलिक, विनाइलिक और फिनाइलिक सिमिलर, सीम्स टू बी सेम, देखने में सेम लगते हैं, सिमिलर नजर आते हैं। ठीक, यानी ये दोनों डबली बॉन्डेड होते हैं और ये दोनों ही डबल बॉन्ड का अल्टरनेट कार्बन होता है। A और P वाले जो लिखे, सॉरी A और V वाले जो लिखे हैं, A और V वाले ये किस में है? ओपन चेन में, जबकि B और P वाले किस में है? बेंजीन में। क्या ये समझ में आया है बेटा नाम? आइए थोड़ा ढूंढते हैं, समझते हैं इनको फिर से। यदि वो आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है ये बताइए, क्या इसमें कोई भी फिनाइलिक कार्बन है? नहीं, क्योंकि बेंजीन नहीं। कह रहे क्या इसमें विनाइलिक कार्बन है? यस, डबली बॉन्डेड कार्बन, ये रहा और ये रहा। कौन सा कार्बन है? विनाइलिक। कह रहे क्या इसमें एलाइलिक कार्बन है? यस, डबल बॉन्ड का अल्टरनेट, ये रहा
और ये रहा, तो ये दोनों ही कार्बन कौन से हैं? एलाइलिक ये भी है और एलाइलिक ये भी है, बट नॉट फिनाइलिक। पर इसे हम फिनाइलिक नहीं कहेंगे, याद रखिए। फिनाइलिक क्यों नहीं कहेंगे? फिनाइलिक इसलिए नहीं कहेंगे क्योंकि बेंजीन या फीन मौजूद नहीं है, तो विनाइलिक कह सकते हैं पर फिनाइलिक नहीं कहते। तो जो डबल बॉन्ड का नेक्स्ट है वो एलाइलिक है, याद रखिएगा। जो डबली बॉन्डेड है वो विनाइलिक या फिनाइलिक है। फिनाइलिक कहने के लिए बेंजीन होनी चाहिए, और यदि बेंजीन नहीं है तो फिनाइलिक ना कहकर हम उसे बेंजाइलिक कहते हैं। क्लियर? ये थी नेमिंग ऑफ कार्बन्स। लीजिए, यानी हमने कार्बन के बारे में बहुत कुछ सीख लिया है। नेमिंग ऑफ कार्बन भी सीख ली, कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन भी सीख लिया, कार्बन के बॉन्ड्स की भी जानकारी ले ली, सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड कार्बन भी सीख लिए, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी क्वार्टरनरी ये भी सीख लिया। तो बहुत कुछ हमने सीख लिया है। तो अब हम लोग अपना आगे बढ़ जाते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। बात करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम क्या पढ़ते हैं। तो हम कहते हैं बेटा कि हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में स्टडी करते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं, ये कैसे बनाए जाते हैं, इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या हैं, इनकी केमिकल रिएक्शन या केमिकल प्रॉपर्टीज क्या है, हमारी डेली लाइफ में इनका क्या यूज है, इनऑर्गेनिक कंपाउंड का हम क्या करते हैं, ये खाने के काम आते हैं, पहनने के काम आते हैं, उड़ने के, पीने के, किस काम आते हैं हमारे ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ये सारी चीजें पढ़नी है हमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो पहले पूछे ऑर्गेनिक कंपाउंड है क्या। देखिए, यदि मैं इसकी पुरानी डेफिनेशन की बात करूं जो हमें पहले पढ़ाई जाती थी, वो थोड़ी सी अलग हुआ करती थी। जो नई डेफिनेशन है उनमें थोड़ा सा चेंज है। मैं बोल देता हूं, बोलने में कुछ नहीं जाता। मॉडर्न व्यूज में ये कहा जाता है कि जो हाइड्रोकार्बन होते हैं या उनके जो डेरिवेटिव जो उनसे डिराइव किए जाते हैं उन्हें बोला जाता है ऑर्गेनिक कंपाउंड। पर पुराने जमाने में थोड़ा अलग ढंग से इसे डिफाइन किया जाता था। आइए थोड़ी पुरानी डेफिनेशन पर चलते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड, पहली शर्त यह है कि कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड यदि था तो इट मस्ट हैव कार्बन, इसके पास कार्बन होना जरूरी था, पहली शर्त। एंड और कहते हैं कि इट इज मेड अप ऑफ टू पार्ट्स, यानी इसे बनाने के लिए आपको कितने पार्ट्स की जरूरत है? दो पार्ट्स। वो दो पार्ट्स कौन कौन से हैं, आइए एक बार उनसे मिलना चाहता हूं। सबसे पहला पार्ट, इन दो में जो इसका सबसे पहला पार्ट होता है वो ये रहा। द फर्स्ट पार्ट इज कॉल्ड ALKYL एल्काइल ग्रुप। यदि आप इस नाम को ध्यान से देखें तो इस एल्काइल ग्रुप में आपको पहले तीन लेटर क्या नजर आ रहा है? एल्क नजर आ रहा है। और अभी मैंने आपको पढ़ाया था एल्क किसे बताता है? कार्बन के नाम को। यानी पहली शर्त तो यही हो गई, इट मस्ट हैव कार्बन। यानी एल्काइल ग्रुप वो पार्ट होता है जिसमें कार्बन जरूर होता है, इसीलिए तो इसके नाम में ALK एल्क आया है। दूसरी बात पे आ जाइए, इसमें कार्बन होना भी चाहिए, क्योंकि कहते हैं इट इज ऑब्टेन। ये कहां से मिलता है हमें? ये मिलता है हमें फ्रॉम हाइड्रोकार्बन। किससे मिलता है? HC यानी हाइड्रोकार्बन, यानी ऐसे सिंपल कंपाउंड से जिसमें कार्बन एंड हाइड्रोजन हो और हम उसमें से किसे हटा दें? इस हाइड्रोजन को हटा दें तो जो बचता है उसे कहते हैं एल्काइल ग्रुप। कहते हैं यदि इस एल्काइल ग्रुप के रिप्रेजेंटेशन की बात करें तो इट इज रिप्रेजेंटेड बाय, इसे किससे रिप्रेजेंट किया जाता है? कैपिटल आर से। कहते सर ऐसा क्यों है कि हम इसे कैपिटल आर से रिप्रेजेंट करते हैं और किसी चीज से रिप्रेजेंट नहीं करते? आइए जरा जानने की कोशिश करते हैं। आपने बोला है ऑब्टेन फ्रॉम हाइड्रोकार्बन, मैंने एक हाइड्रोकार्बन लिखा RH, मेरे ख्याल से सभी जानते होंगे, इसे कहते हैं एल्केन। क्या आप जानते हैं बेटा? RH, CH3 और HCH4। इसमें से मैंने एक H को माइनस कर दिया। जैसे आपने H को माइनस किया क्या बचा? R, तो यही R कहलाता है। व्हाट इज हियर? एल्काइल। यानी किससे मिला? इस हाइड्रोकार्बन एल्केन से मिला H हटाने पर, तो इसका रिप्रेजेंटेशन अपने आप आ गया। क्या आ गया बेटा? R। इसीलिए हम इसे रिप्रेजेंट करते हैं किससे? R से। एल्केन के जनरल फॉर्मूले आपने क्लास 9-10th में पढ़े थे, CnH2n+2। ये एल्केन का जनरल फॉर्मूला होता था। इसमें से एक H हटा दीजिए तो 2n+2 से एक माइनस कर दीजिए। यदि आपने माइनस कर दी तो बताइए इस एल्काइल ग्रुप का
जो जनरल फार्मूला आया, जनरल फार्मूला आया वो क्या आया, मेरे ख्याल से आप बता सकते हैं, ये आया CnH2n+1। और क्योंकि आपने एक हाइड्रोजन हटाया है तो कार्बन का एक बॉन्ड ऐसे करके क्या हो जाएगा, फ्री हो जाएगा। अब मैं इन्हें हटा देता हूं, लीजिए, कुछ समझ में आया? तो ये क्या कहलाता है, इसे बोलते हैं जनरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एल्काइल ग्रुप। ये एल्काइल का जनरल रिप्रेजेंटेशन है। एन की वैल्यू रखिए, एल्काइल ग्रुप्स आ जाएंगे। ये था पहला पार्ट। आइए सेकंड पार्ट की बात करते हैं, जो दूसरा पार्ट है। द अनदर पार्ट इज कॉल्ड फंक्शनल ग्रुप। क्या बोलते हैं इसे? फंक्शनल ग्रुप। थोड़ा स्पेलिंग पे भी ध्यान दीजिए, तो मैं लिख देता हूं एफेक्सन, पर स्पेलिंग वही है, FUNCTIONAL। फंक्शनल ग्रुप हिंदी में क्रियात्मक समूह जिसे कहते थे, जो गवर्न करता था केमिकल रिएक्शन को। आइए इसके बारे में थोड़ी बात कर ली जाए। पहला पॉइंट कहते हैं इट मे और मे नॉट हैव कार्बन। इसमें कार्बन हो भी सकता है और कार्बन नहीं भी हो सकता है। अभी दिखाता हूं कैसे। दूसरी खास बात कहते हैं इट गवर्न्स द केमिकल प्रॉपर्टीज, जिन्हें हम केमिकल रिएक्शंस भी कहते हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। ये किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड की कौन सी प्रॉपर्टीज को गवर्न करता है, उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज को बताता है, उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज को गवर्न करता है। मैंने बोला पहला पॉइंट इट मे हैव और मे नॉट हैव कार्बन, जैसे OH एक फंक्शनल ग्रुप है किसका, एल्कोहल का, और इस एल्कोहल के फंक्शनल ग्रुप को ध्यान से देखिए तो इसमें कार्बन नहीं है। इसी तरह से यदि मैं CN लिखूं तो ये एक फंक्शनल ग्रुप है साइनाइड, या कुछ लोग इसी को एक नाम और देते हैं नाइट्रोजन के कारण, इट इज आल्सो कॉल्ड नाइट्राइल। इसे नाइट्राइल ग्रुप भी कहा जाता है। तो इसमें देखिए कार्बन है, यानी आपके फंक्शनल ग्रुप में कार्बन हो भी सकता है और आपके फंक्शनल ग्रुप में हो सकता है कार्बन ना भी। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाने के लिए दो पार्ट चाहिए, एक एल्काइल ग्रुप जो हमें कहां से मिलता है, हाइड्रोकार्बन से। इसीलिए हम कहते हैं कि जो भी हमारे कंपाउंड्स हैं, दीज आर द डेरिवेटिव ऑफ हाइड्रोकार्बन्स, वो इस हाइड्रोकार्बन के क्या होते हैं बच्चा, डेरिवेटिव्स होते हैं। इसीलिए बोला जाता है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स या तो हाइड्रोकार्बन है या हाइड्रोकार्बन के डेरिवेटिव। हम इनसे एक H हटाते हैं, हाइड्रोकार्बन बनाते हैं और उन पर फंक्शन ग्रुप जोड़ के दोनों को मिला देते हैं, तो मिल जाता है ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो हम एक काम करेंगे, इसके एक एक पार्ट को सीखेंगे। पहले एल्किल ग्रुप के बारे में ठीक से सीखेंगे, फिर फंक्शनल ग्रुप के बारे में सीखेंगे, फिर दोनों को जोड़ देंगे और बनाएंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड। आइए खेलना शुरू करते हैं एक एक करके। तो सबसे पहले आइए बात करते हैं एल्काइल ग्रुप्स की। फिर से सुनिएगा, ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बन जरूर होता है और ये दो अलग अलग पार्ट से मिलकर बना होता है। एक पार्ट जिसे एल्काइल ग्रुप कहते हैं, जो जनरली नॉर्मली कंपाउंड की फिजिकल प्रॉपर्टीज को गवर्न करता है। दूसरा जिसे फंक्शनल ग्रुप कहते हैं, ये कंपाउंड की केमिकल प्रॉपर्टीज को गवर्न करता है। हालांकि बहुत सारी फिजिकल प्रॉपर्टीज भी फंक्शनल ग्रुप पर डिपेंड करती हैं, पर मोस्टली केमिकल रिएक्शन को गवर्न करता है। मतलब ये होता है गवर्न का, यदि कोई भी केमिकल रिएक्शन हो रही है तो उसमें फंक्शनल ग्रुप पार्टिसिपेट जरूर करता है। यानी यदि मुझे कोई रिएक्शन करानी है तो ये OH जरूर पार्टिसिपेट करेगा, ये CN जरूर पार्टिसिपेट करेगा, इनमें कोई केमिकल चेंज होंगे, तब आप कहेंगे कि रिएक्शन कैसी है, केमिकल रिएक्शन। और यदि ये पार्टिसिपेट नहीं करते तो उन्हें हम बोल देते हैं फिजिकल चेंजेस या फिजिकल प्रॉपर्टीज। क्या आपको इतनी बात समझ में आई है? याद रखिएगा, ये जरूर पार्टिसिपेट करेगा केमिकल रिएक्शंस में, फिजिकल प्रॉपर्टी में कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता। चलिए आगे बढ़ते हैं, मिलते हैं एल्काइल ग्रुप से वन बाय वन। तो सबसे पहले नंबर पर हमारी हेडिंग है, इट इज एल्काइल ग्रुप। जैसे कि मैंने भी आपको बताया कि इट मस्ट कंटेन्स कार्बन, इसमें कार्बन जरूर होता है। बगैर कार्बन का कोई एल्काइल ग्रुप नहीं पाया जाता। जनरल फार्मूला मैंने आपको बताया था, हाइड्रोकार्बन से ऑब्टेन होता है, ये भी मैंने आपको बताया। अब देखिए, हाइड्रोकार्बन का मतलब होता था हाइड्रोजन और कार्बन के कंपाउंड्स।
एल्केन होती हैं, एल्कीन होती हैं, एल्काइन होती हैं, बेंजीन होती हैं, साइक्लोएल्केन, साइक्लोएल्कीन, साइक्लोएल्काइंस होती हैं, जो केवल कार्बन हाइड्रोजन से मिलकर बने हों उन्हें कहते हैं हाइड्रोकार्बन्स। उन्हीं से ये एल्काइल ग्रुप्स बनाए जाते हैं। तो मैंने कहा था मस्ट हैव कार्बन, इसमें कार्बन जरूर है, और बताया था जीएफ का मतलब बिल्कुल भी वो नहीं है जो आप सोच रहे हैं। जीएफ का मतलब जनरल फार्मूला है, और इनका जनरल फार्मूला मैंने आपको बोला था CnH2n+1, और ये एक बॉन्ड फ्री है। इसमें n की वैल्यू रखूंगा और बनाऊंगा ढेर सारे एल्काइल्स, और इधर एल्काइल्स का लिखूंगा एक छोटा सा रिप्रेजेंटेशन। आइए मिलते हैं एल्काइल से। देखिए कार्बन जितने होंगे ये n, इसी को एल्क बोलेंगे। जैसे मैंने n की वैल्यू 1 रखी तो आपको मिलेगा CH3। कार्बन कितने बॉन्ड बनाता है? 4, 3 पर हाइड्रोजन जुड़ गए, 1 बचा। 2 रखिए C2H5, 3 रखिए C3H7, 4 रखिए C4H9, 5 रखिए C5H11। कैसे रख रहा हूं देखिएगा, n की जो वैल्यू रखेंगे, ध्यान से देखना, n की वैल्यू उसका दुगना करिए और 1 जोड़ दीजिए। तो n बराबर 1 रखा, 1 का दुगना किया 2, 1 जोड़ दिया 3। n बराबर 2 रखा, 2 का दुगना किया 4, 1 जोड़ दिया 5। n बराबर 3 रखा, 3 का दुगना किया 6, 1 जोड़ दिया 7। n बराबर 4 रखा, 4 का दुगना किया 8, 1 जोड़ दिया 9। n बराबर 5 रखा, 5 का दुगना किया 10, 1 जोड़ दिया 11। आइए नाम लिखें। बताइए एक कार्बन को क्या पढ़ते थे? मेथ। 2 कार्बन को एथ, 3 कार्बन को प्रोप, 4 कार्बन को ब्यूट, 5 कार्बन को एम या पेंट। बस एल्क तो आ गया, वाई एल जोड़ दे तो ये क्या बन गया? मिथाइल। वाई एल जोड़ दीजिए, इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल, एमाइल। ये आपको पसंद ना हो तो पेंटाइल, कोई बात नहीं, एक ही बात है। अब सुनिएगा, इनकी एक रिप्रेजेंटेशन होते हैं, इनके जो पहले 2 लेटर्स वही इनका रिप्रेजेंटेशन है। मतलब मिथाइल को हम Me से लिख सकते हैं, इथाइल को हम Et से लिख सकते हैं, प्रोपाइल को हम Pr से लिख सकते हैं, ब्यूटाइल को हम Bu से लिख सकते हैं, और एमाइल को हम Am से लिख सकते हैं। जैसे यदि कहीं पर लिखा है BuOH, ये क्या है? ब्यूटाइल। ये क्या है? एल्कोहल। तो नाम हो गया ब्यूटाइल एल्कोहल। क्या मेरी बात समझ में आई है बेटा? तो ये सारे के सारे रिप्रेजेंटेशंस हैं एल्काइल ग्रुप्स के। अच्छे से देख लीजिए एक बार। 1 कार्बन, मिथाइल, 2 इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल, एमाइल या पेंटाइल, ये इनके जो पहले 2 लेटर्स हैं यही इनके रिप्रेजेंटेशन भी होते हैं। जैसे टॉलुइन लिखनी है तो आपने पहले बेंजीन बना दी, अब ऊपर एक CH3 यानी मैथिल लगाना है तो आप Me लिखेंगे, तो एक ही बात है, मिथाइल बेंजीन। तो Me लिखूं या CH3 लिखूं कोई फर्क नहीं होता, दोनों सेम बातें होती हैं। क्या ये एल्काइल्स आपको समझ में आए हैं बेटा जो बोर्ड पर लिखे? अब देखिएगा, कहते सर ये जो एल्काइल लिखे हैं हमें तो ऐसे भी पढ़ने को मिलता था टर्शरी ब्यूटाइल एल्कोहल, तो टर्शरी क्या होता था? या हमें मिलता था आइसो ब्यूटाइल, वो आइसो क्या होता था? तो पहली चीज मैंने आपको सिंपल से एल्काइल्स बताए हैं कि एल्काइल्स को कैसे लिखा जाता है। तो एल्काइल को ऐसे लिखा जाता है सबसे पहले। अब इन एल्काइल को हम फिर से क्लासीफाई करते हैं, क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं इन एल्काइल ग्रुप्स का कि कैसे क्लासीफाई किए जाते हैं। तो आइए एल्काइल ग्रुप के बारे में थोड़ा सा मैंने आपको एक आइडिया दिया है। इसी तरह से यदि मैं 6 वैल्यू रखूंगा तो क्या लिखेंगे? C6, दुगना करेंगे 12, 1 जोड़ देंगे 13, क्या नाम होगा? हेक्स। और क्या लगा देंगे? YL। तो सिंबल क्या होगा? द सिंबल विल बी HE, ही। क्लियर है मेरी बात बेटा? चलिए आगे बढ़ जाते हैं थोड़ा सा। अब बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ R। क्लासिफिकेशन, उम्मीद है भूले नहीं होंगे, मैंने लास्ट क्लास में सिखाया था क्लासिफिकेशन क्यों करते हैं। किसका क्लासिफिकेशन कर रहे हैं? R का। R क्या है? एल्काइल। इस एल्काइल को यदि आप ध्यान से देखें तो इस एल्काइल में एक बॉन्ड आपको ये नजर आ रहा होगा, इसे हम बोलते हैं फ्री बॉन्ड या फ्री वैलेंसी। ये जो फ्री वैलेंसी है एल्काइल की, ये हमेशा याद रखिए किस पर होती है? एट कार्बन। यानी जो बॉन्ड फ्री है, किसका बॉन्ड फ्री होता है? कार्बन का। अभी जो कार्बन का बॉन्ड फ्री है, ये हम ये देखेंगे कि ये जो कार्बन है ये कार्बन कैसा है। ये 4 तरह के कार्बन्स मैंने आपको बताए थे, याद हो? प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी एंड क्वाटरनरी।
उसी के बिहाफ पर, यानी नेचर ऑफ कार्बन जिस पर आपकी वैलेंसी फ्री है, उसके बेसिस पर हम एल्काइल ग्रुप का क्लासिफिकेशन कैसे करते हैं। तो पहला क्लासिफिकेशन ऑफ एल्काइल ग्रुप में करने जा रहा हूं, और जो पहला क्लासिफिकेशन बेटा मैं करने जा रहा हूं, ये क्लासिफिकेशन करने जा रहा हूं किसके बिहाफ पर, फ्री वैलेंसी के बिहाफ पर। तो हमारे पास 3 तरह के एल्काइल्स आते हैं। सबसे पहले नंबर पर जिसे कहते हैं प्राइमरी या 1 डिग्री एल्काइल, ये सबसे पहला एल्काइल ग्रुप होता है, प्राइमरी या 1 डिग्री एल्काइल। ये क्या होता है, देखिए कितना आसान है समझना। पहली शर्त, जो आपकी फ्री वैलेंसी है, एफवी का मतलब फ्री वैलेंसी, ये होनी चाहिए प्राइमरी कार्बन पर। यदि प्राइमरी कार्बन पर फ्री वैलेंसी हो जाए तो ये एल्काइल हमेशा प्राइमरी एल्काइल कहलाता है। दूसरी बात पर आइए, जब भी आप इसे लिखेंगे तो ये हमेशा ऑलवेज एंडेड, ये हमेशा होता है एंडेड यानी खत्म, किस पर, CH2 पर। क्यों, बिकॉज एज, कैसे देखते हैं, बताइए। कार्बन कितने बॉन्ड्स बनाता है, 4 बॉन्ड्स, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। आपने बोला है कि ये प्राइमरी कार्बन पर होनी चाहिए, तो इस कार्बन को प्राइमरी बनाने के लिए इस साइड में क्या जोड़ेंगे, कार्बन, और कार्बन की जगह हमेशा हम क्या लगाते हैं, एल्काइल, क्योंकि इसमें कार्बन होता है। तो क्या इसका एक बॉन्ड कार्बन से जुड़ गया, यदि एक बॉन्ड कार्बन से जुड़ गया तो क्या ये कार्बन प्राइमरी हो गया, यस। अब कितने बॉन्ड हैं, 3, एक तो आपको फ्री रखना है, कितने बचे, 2। ये 2 बॉन्ड कहीं कार्बन से ना जुड़ जाएं, इसलिए मैं यहां पर लगा देता हूं रेफरेंस एटम H, और यहां पर भी लगा देता हूं रेफरेंस एटम H। लगा दिया, तो ये दोनों H किस पे जुड़ गए, इस CH पर। तो इनको एक साथ जरा जोड़ के दिखा दूं अब मैं बेटा, आइए इनको जोड़ देता हूं। किस पर जोड़ दिया, दोनों को मैंने इस वाले कार्बन पर। तो क्या ये CH2 बन गया, और ये रहा इसका बॉन्ड फ्री। तो ध्यान से देखिए, ये है इसका एंड पॉइंट, और ये कार्बन कैसा है, प्राइमरी, क्योंकि केवल ध्यान से देखिए किससे जुड़ा है, एक कार्बन से। एग्जाम्पल लेना चाहते हैं तो R की जगह कुछ भी रख सकते हैं। मान लीजिए उसने कहा कि मैंने R की जगह CH3 रखा, तो CH3 CH2 किस पर एंडेड है, CH2 पर। इथाइल कैसा एल्काइल है, प्राइमरी एल्काइल। क्या समझ में आया है बेटा। तो याद रखिए, जो भी हमारे प्राइमरी एल्काइल्स होंगे वो हमेशा एंडेड किस पर होंगे, CH2 पर। चलिए मैं इसको ठीक से फिर से बना के दिखाता हूं। मैंने क्या बनाया, कैसे बनाया, याद है ना आपको, मैंने R लगाया था और एंड पॉइंट बनाया था CH2। ये था आपका एंड पॉइंट, और ये कार्बन कैसा था, प्राइमरी। एग्जाम्पल के लिए मैंने आपको लिख के दिखाया था, R की जगह आप कोई भी वैल्यू लगा सकते हैं। लीजिए कैसा एल्काइल है, प्राइमरी, क्योंकि ये एल्काइल किस पर एंडेड हो रहा है, CH2 पर। जो भी एल्काइल CH2 पर एंडेड होंगे, हमेशा याद रखिए वो सारे के सारे कैसे होंगे, प्राइमरी ऑलवेज। क्या आपको समझ में आया है बेटा। प्राइमरी के बाद दूसरे पर आइए, सेकंड नंबर पर जो आते हैं उन्हें हम कहते हैं सेकेंडरी एल्काइल्स या 2 डिग्री एल्काइल्स। क्या बोलते हैं बेटा, सेकेंडरी या 2 डिग्री एल्काइल्स। इन्हें कैसे बताते हैं, पहला पॉइंट, जो आपकी फ्री वैलेंसी या बॉन्ड है वो किस पर होनी चाहिए, सेकेंडरी कार्बन। यदि आपका फ्री बॉन्ड या फ्री वैलेंसी सेकेंडरी कार्बन पर हो जाए तो आप कहते हैं कि आपका एल्काइल सेकेंडरी है। सेकेंडरी कार्बन क्या होता है, ऐसा कार्बन जिसके 2 बॉन्ड्स अलग अलग किससे जुड़े हों, कार्बन से। यानी पहले बॉन्ड पे मैंने एक कार्बन जोड़ा चलेगा, और दूसरे बॉन्ड पर भी मैंने एक कार्बन जोड़ा चलेगा, 2 हो गए। अब कितने बॉन्ड बचे हैं, 2 में एक तो हमें फ्री रखना है, कितना बचा, 1। यहां कुछ और ना जुड़ जाए इसके लिए अपन क्या जोड़ दें, हाइड्रोजन। यदि आपने यहां हाइड्रोजन जोड़ दिया तो इसका एंड पॉइंट बताइए जरा, क्या बन गया, क्या CH बन गया, बोलिए भाई। यदि मैं इसको थोड़ा ठीक से लिखूं तो दोनों R को थोड़ा अच्छे से लिख के दिखा दूं मैं आपको, जरा देखिएगा ध्यान से। क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं इसे, R नंबर 1, R नंबर 2, ये रहा CH। तो ये क्या कहलाएगा, इसका एंडेड पॉइंट। इस कार्बन को ध्यान से देखिए, 2 से जुड़ा है तो सेकेंडरी हो गया। तो हम कह सकते हैं दूसरा पॉइंट कि ये हमेशा ऑलवेज किससे एंडेड होगा, एंडेड विद CH।
यानी इसका जो एंड पॉइंट होगा वो क्या होगा, CH होगा, जबकि प्राइमरी का एंड पॉइंट क्या था, CH2। जैसे फॉर एग्जांपल मुझसे कहा गया कि बताइए ये कैसा एल्काइल ग्रुप है, तो मैंने एंड पॉइंट देखा बेटा, देखिए इसका एंड पॉइंट क्या है, CH, तो ये कैसा एल्काइल है, प्राइमरी एल्काइल। क्या आपको, सॉरी सेकेंडरी एल्काइल, क्या आपको समझ में आई है बात, कोई डाउट तो नहीं है बेटा। सेकेंडरी हमेशा एंडेड होंगे CH पर ऑलवेज। चलिए प्राइमरी हो गया, सेकेंडरी हो गया, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आता है जिसे हम बोलते हैं टर्शरी या 3 डिग्री एल्काइल। मेरे ख्याल से इसको समझना भी अब आसान हो गया होगा। पॉइंट्स आप सीख ही चुके हैं। पहला पॉइंट क्या कहता है कि फ्री वैलेंसी होनी चाहिए एट टर्शरी कार्बन। टर्शरी कार्बन क्या है, टर्शरी कार्बन वो कार्बन है जिसके 4 में से 3 बॉन्ड्स किससे जुड़े हों, कार्बन यानी R से, जोड़ दिए 3, और एक रखना है आपको फ्री। तो फ्री करने के लिए लीजिए फ्री कर दिया, चारों बॉन्ड्स हो गए, कोई H तो जुड़ेगा नहीं, तो ये कार्बन कैसा हो गया, टर्शरी। तो ये हमेशा एंडेड होगा किस पर, कार्बन पर, इस पे कोई हाइड्रोजन नहीं होगा। तो हम कहते हैं कोई भी टर्शरी एल्काइल हमेशा ऑलवेज एंडेड विद क्या होगा, कार्बन, इस पर एंडेड होता है हमेशा। एग्जाम्पल चाहिए, चलिए भाई, जैसे पहला, यदि मैं इसे ऐसे ही करके लिख दूं, देखना ध्यान से, तो जिस कार्बन का बॉन्ड फ्री है जरा बताइए उससे क्या लगा है, हाइड्रोजन है, नहीं है, इसका मतलब टर्शरी है। देखो 3 CH3 जुड़े, कार्बन कितने टोटल बताओ जरा, 4, तो 4 को क्या लिखते हो, ब्यूटाइल। तो कौन सा ब्यूटाइल, टर्शरी ब्यूटाइल, तो नाम हो गया टर्शरी ब्यूटाइल। तो हमेशा याद रखिए टर्शरी एंडेड होता है C पर। क्लियर है मेरी बात, कोई डाउट तो नहीं बेटा। आइए ड्रॉ करते हैं। जैसे उसने बोला कि बताइए व्हाट विल बी द स्ट्रक्चर ऑफ सेकेंडरी ब्यूटाइल, ड्रॉ करिए। तो जरा ड्रॉ करना सीख लीजिए भैया। जब भी आपको ड्रॉ करना हो तो हमेशा याद रखिए एंड पॉइंट सबसे पहले बनाइए। यानी जब हम स्टार्ट करेंगे लिखना तो सबसे पहले लिखेंगे किसे, एंड पॉइंट, हमेशा पहले लिखेंगे एंड पॉइंट। लिख लिया, उसके बाद जितने कार्बन बचे उनको डिवाइड करिए, 1 पार्ट में, 2 पार्ट में या 3 पार्ट्स। यदि प्राइमरी बनाना है तो 1 पार्ट में, सेकेंडरी बनाना है तो 2 पार्ट में, टर्शरी बनाना है तो 3 पार्ट में डिवाइड करिए, और डिवाइड करके कार्बन की वैलेंसी पर जोड़ दीजिए। कैसे, आइए सिखाता हूं। याद रखिएगा पहला काम क्या है, फिर याद रखिए क्या बनाना, सबसे पहला काम है एंड पॉइंट बनाना और फिर बचे हुए कार्बन्स को डिवाइड करना। तो बताइए आपका आपका ग्रुप कैसा है, सेकेंडरी, तो सेकेंडरी का एंड पॉइंट बता दीजिए, CH। ये तो होता है, जो यहां लिखा है हमेशा उतने बॉन्ड्स बना लीजिए, जो भी लिखा बना दिए। कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, देखो 1 से H जुड़ गया, 2 इधर आ गए, 1 फ्री है, और यही आपका कौन सा पॉइंट है, एंडेड पॉइंट। अब बताइए ब्यूट में कितने कार्बन होते हैं, 4, 1 आ गया, कितने बचे, 3, 3 को कितनी जगह बांटना है, 2 जगह। अब यदि हमें 3 कार्बन से और 2 जगह बांटना है तो एक तरफ दे दो 1, एक तरफ दे दो 2, 1.5 तो बेटा बांटोगे नहीं, तो एक तरफ मैंने दे दिया 1 कार्बन यानी CH3, एक तरफ दे दिए 2 कार्बन का एल्काइल यानी C2H5। लीजिए ये बन गया आपका क्या, सेकेंडरी ब्यूटाइल। क्या आपको समझ में आया है बच्चा? थोड़ा सा आगे बढ़ के देखें। मान लीजिए वो कहता है कि बना के दिखाइए टर्शरी एमाइल। कैसा बनाना है, टर्शरी एमाइल। तो समझिएगा क्या लिखा है, टर्शरी। टर्शरी किस पर एंडेड होता है, हमेशा C पर। तो ये तो आपका बन गया है एंड पॉइंट। कार्बन बॉन्ड कितने बनाता है बेटा जरा बताइए, 4, 1 फ्री है, 3 बचे, सही है ना। अब देखिए 3 हिस्सों में बांटना है, कितने कार्बन है एमाइल में, 5, 1 आ गया, कितने बचे, 4, तो 4 के 3 हिस्से करिए, 1, 1, 2, यानी 1 कार्बन और 2 कार्बन। क्या सर हम ऊपर वाले को 2 दे दे, किसी को 2 दे लो, किसी को 1 दे लो। तो मैंने यहां दिया 1 कार्बन तो CH3 मिला, यहां दिया 1 कार्बन तो CH3 मिला, 2 कार्बन दिए तो C2H5 मिला। लीजिए बन गया, क्या नाम होगा इसका, टर्शरी एमाइल।
डिस्ट्रीब्यूट उम्मीद है आप आसानी से कर लेंगे, इतना मुश्किल काम नहीं, क्योंकि हम इन्हें रटें कि ये टर्शरी एमाइड का स्ट्रक्चर या आइसोब्यूटाइल, तो रटिए मत, समझिए कैसे बनता है। तो जहां सेकेंडरी बनाना है, टर्शरी बनाना है, कैसे बनाते हैं इस बात को समझने की कोशिश करिए बेटा। क्या समझ में आया टर्शरी? पहले किसे लिखिए? एंड पॉइंट, हमेशा सबसे पहले लिखेंगे एंड पॉइंट। बचे हुए कार्बन को सेकेंडरी है तो 2 हिस्सों में, टर्शरी है तो 3 हिस्सों में डिवाइड कर दीजिए। जैसे आपका मन करे यहाँ 2 लगा दीजिए, यहाँ एक लगा दीजिए, यहाँ एक, बीच में 2 लगा दीजिए, जैसा मन करे वैसे लगा दीजिए। ऐसे बनते हैं आपके प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी एल्काइल ग्रुप्स। ये था पहला क्लासिफिकेशन ऑफ एल्काइल्स। किसके बेसिस पर? जो फ्री वैलेंसी है वो किस कार्बन पर है उसके बेसिस। दूसरे नंबर पर है क्लासिफिकेशन नंबर 2। टर्म्स यूज होते हैं कुछ, आइए उन टर्म से मिलते हैं, शायद कभी सुने होंगे। नॉर्मल, शायद कभी सुने होंगे। सबसे पहला है नॉर्मल, कॉमा आइसो एंड नियो एल्काइल्स। ये सर क्या होते हैं? नॉर्मल, आइसो एंड नियो एल्काइल्स। ये बनाए जाते हैं ऑन द बेसिस ऑफ, इन्हें बनाते हैं हम ऑन द बेसिस ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ कार्बन चेन्स। इनमें जो कार्बन की चेन्स होती हैं उनका जो स्ट्रक्चर होता है उसके बेसिस पर हम नॉर्मल, आइसो एंड नियो को क्लासिफाई करते हैं। 1 बाय 1 एक एक करके देखते हैं। जैसे उसने पूछा व्हाट इज नॉर्मल एल्काइल, या इसी को शॉर्ट में बोलते हैं और एन एल्काइल। तो यहां जो एन लिखा है इस एन का मतलब ही होता है नॉर्मल, एन एल्काइल। सबसे पहला व्हाट इज नॉर्मल और एन एल्काइल। देखिए कैसे बनाते हैं, समझिएगा। यदि आप किसी नॉर्मल या एन एल्काइल को बनाना चाहते हैं तो शर्त नंबर 1, मिनिमम कार्बन 3 होने चाहिए। 3 कार्बन से कम में नॉर्मल, आइसो ये सब इस्तेमाल नहीं किया जाता। पहली शर्त 3 कार्बन होने चाहिए। दूसरे स्ट्रक्चर की बात करते हैं, कहते हैं सारे के सारे कार्बन लाइन में होने चाहिए, यानी कैसा होना चाहिए? स्ट्रेट चेन विदाउट एनी ब्रांचिंग या साइड चेन। स्ट्रेट चेन होना चाहिए, कोई साइड चेन इसमें मौजूद नहीं होनी चाहिए। कहते स्ट्रेट चेन होना चाहिए। हैविंग प्राइमरी एंड सेकेंडरी कार्बन्स ऑन, केवल इन 2 कार्बन्स के साथ, यानी प्राइमरी कार्बन होने चाहिए, सेकेंडरी होने चाहिए, और कोई कार्बन नहीं होना चाहिए। तीसरी और लास्ट बात कहते हैं हमेशा होना चाहिए कैसा? प्राइमरी ऑलवेज। कैसा होना चाहिए? प्राइमरी ऑलवेज। सो यदि प्राइमरी है तो किस पर एंडेड होगा? एंडेड विद CH2। जैसे फॉर एग्जाम्पल उसने कहा बना के दिखाइए एन ब्यूटाइल। क्या बनाना है? एन ब्यूटाइल। देखिए कितना आसान है। आपको ब्यूटाइल का मतलब 4 कार्बन चाहिए एक लाइन में, पहला, दूसरा, तीसरा और ये लास्ट चौथा। हो गए 4। क्या ये एंडेड CH2 पर है? बिल्कुल CH2 पर है। क्या ये प्राइमरी है? बिल्कुल प्राइमरी है। क्या ये स्ट्रेट चेन है? जी हाँ, ये बिल्कुल स्ट्रेट चेन है। और यदि मैं इसमें कार्बन्स को देखना शुरू करूं तो ये कार्बन प्राइमरी है, ये सेकेंडरी है, ये सेकेंडरी है, और ये लास्ट कार्बन दिख रहा है मुझे फिलहाल तो ये भी कैसा होगा? फिलहाल तो प्राइमरी। एक ही से जुड़ा है। अब आगे किससे जुड़ेगा पता नहीं, इसलिए मैं अभी तो इसको प्राइमरी मान रहा हूं। आगे यदि किसी से जुड़ गया तो देखा जाएगा। क्या समझ में आया बेटा नॉर्मल कैसे लिखते हैं? नॉर्मल हमेशा 3 कार्बन या इससे ज्यादा होने चाहिए। दूसरी शर्त स्ट्रेट चेन, सीधा होना चाहिए, कोई साइड चेन या ब्रांचिंग कार्बन्स की नहीं होनी चाहिए। नो साइड चेन और ब्रांचिंग होनी चाहिए कार्बन की, कोई साइड चेन या ब्रांचिंग नहीं होनी चाहिए। उसके अलावा केवल 2 तरह के कार्बन होने चाहिए, प्राइमरी एंड सेकेंडरी, और कोई कार्बन या हाइड्रोजन इस पे नहीं होना चाहिए। हमेशा प्राइमरी होना चाहिए, एंडेड होना चाहिए CH2।
ये है नॉर्मल। नॉर्मल के बाद आ जाते हैं दूसरे पे। द सेकेंड वन इज कॉल्ड, इसे हम बोलते हैं आइसो एल्काइल। व्हाट इज इट? आइसो एल्काइल। आइए थोड़ा इसके बारे में जान लें। आइसो एल्काइल के लिए भी पहली शर्त वही है कि कम से कम कार्बन्स 3 होने चाहिए। 3 कार्बन से कम में हम आइसो के बारे में नहीं सोचते। शर्त नंबर 2 कहते हैं इट मस्ट हैव ए साइड चेन। जरूर होनी चाहिए एक ब्रांच, ए साइड चेन, और वो साइड चेन मैथिल यानी किसकी होनी चाहिए? ऑफ CH3। इस किस पर होनी चाहिए? एट सेकेंड या सेकेंड लास्ट कार्बन, या तो सेकेंड कार्बन या सेकेंड लास्ट कार्बन पर होनी चाहिए, जरूरी है ये साइड चेन। ठीक, तो तीसरे नंबर पर आते हैं। कहते हैं कैसा होना चाहिए? प्राइमरी। सो एंडेड विद CH2 ऑलवेज। और इसका एक एक्सेप्शन है, एक्सेप्ट। चलिए एक्सेप्शन से मिलने से पहले आइए छोटी सी चीज देखना चाहता हूं, और वो छोटी सी चीज ये है कि मैंने बोला है साइड चेन होनी चाहिए। देखिए कैसे होनी चाहिए। ये रहा आपका पहला कार्बन, ये रहा कार्बन नंबर 2। इस सेकेंड कार्बन पर ऐसे करके एक साइड चेन होनी चाहिए। तो इतना ग्रुप बॉस जो आपके सामने लिखा है ना, कितना ग्रुप? इतना ग्रुप इस साइड टू बी। इतने ग्रुप का नाम होता है आइसो। अब जैसे मैंने एक एक्सेप्शन की बात की, तो मैंने बोला है एक्सेप्ट किसे छोड़कर? आइसोप्रोपाइल को छोड़कर, विच इज सेकेंड, जो कि कैसा है? सेकेंडरी है। इसीलिए सो एंडेड विथ CH। ये केवल एकमात्र एक्सेप्शन होता है। इसके अलावा दुनिया के जितने भी होंगे, याद रखिए वो सारे के सारे प्राइमरी होंगे। आइए बना के देखते हैं आइसोप्रोपाइल। कैसे बनाते हैं? ये रहा पहला कार्बन, ये रहा दूसरा कार्बन, ये रहा तीसरा। अब और कार्बन तो लगाने नहीं है, इसे कहते हैं आइसोप्रोपाइल। देखिए H लगा दिया मैंने। अब ध्यान से देखिए इसका एंडेड पॉइंट क्या है? CH। तो ये जो आइसोप्रोपाइल है ये प्राइमरी ना होके कैसा हो गया? सेकेंडरी। इसके अलावा जितने भी अल्काइल ग्रुप आप बनाएंगे वो सारे के सारे कैसे बनेंगे? प्राइमरी। चलिए मैं इस प्रोपाइल को छोड़ता हूं और इसकी जगह कोई और बनाने की कोशिश कर लेता हूं। आइसो ग्रुप आपको समझ में आ गया है। मैं आइसो ग्रुप को थोड़ी देर के लिए हटा रहा हूं बेटा, लीजिए। और इस आइसो ग्रुप की जगह बना के दिखाता हूं कोई और एल्काइल। जैसे उसने बोला कि बताइए क्या स्ट्रक्चर होगा आइसोब्यूटाइल का, इसे बनाना है। तो बताइए आइसोब्यूटाइल कितने कार्बन? 4। पहला कार्बन, दूसरा कार्बन, और दूसरे कार्बन पर एक CH3 की साइड चेन। लीजिए कितने कार्बन होगा? 3। कितने और चाहिए? 1। क्या लास्ट कार्बन है? यदि लास्ट है तो एंडेड CH2 पर होना चाहिए, तो लास्ट कार्बन ये रहा CH2। लीजिए किस पर एंडेड है? CH2 पर। कैसा है? प्राइमरी। क्या दूसरे कार्बन पर CH3 की साइड चेन है? है। तो ये कहलाता है ग्रुप आइसो। तो इसका नाम है आइसोब्यूटाइल। क्लियर? तो नॉर्मल क्या है, आइसो क्या है, ये समझ में आए होंगे। आइए जैसे हमने नॉर्मल देखे, आइसो देखे, वैसे ही चलते हैं लास्ट नियो पर। देख लीजिए एक बार, कोई डाउट हो। चलिए एक लास्ट पे आते हैं। क्या बोलते हैं इसे? इट इज कॉल्ड नियो एल्काइल। अब ये नियो एल्काइल्स कौन है? चल भाई, नियो एल्काइल बनाने के लिए भी अपनी कंडीशंस हैं, और इसमें सबसे पहली शर्त जो आपके पास है वो ये है, किसी नियो को बनाने के लिए मिनिमम कार्बन्स 5 होने चाहिए। 5 कार्बन से कम कार्बन में नियो डिफाइंड नहीं। दूसरे नंबर पर इसे हम आइसो से डिराइव करते हैं, तो कहते हैं मस्ट है 2 साइड चेन्स। कितनी साइड चेन होनी चाहिए? 2 साइड चेन्स होनी चाहिए, और दोनों साइड चेन किसकी होनी चाहिए? ऑफ CH3। कौन से कार्बन पर? एट सेकेंड और सेकेंड लास्ट कार्बन, सेकेंड और सेकेंड लास्ट कार्बन
कैसे? ऐसे, ये रहा CH3 पहला कार्बन, ये रहा दूसरा, तो एक इधर होनी चाहिए और एक इधर, हो गई 2। क्या इसे मैं बोल सकता हूं नियो? नहीं, क्योंकि 5 कार्बन चाहिए और हमारे पास कितने हैं? 4, तो एक कार्बन अभी आपको और चाहिए। अभी दिखाता हूं उस कार्बन को। आइए क्या कहता है? कहता है हमेशा होना चाहिए प्राइमरी ऑलवेज। यदि प्राइमरी होगा तो एंडेड होना चाहिए, सो एंडेड, तो एंडेड होना चाहिए विद किससे? CH2 से हमेशा। लीजिए, इस पर एंडेड भी होना चाहिए। इसका मतलब मुझे एक कार्बन लगाना है, तो ये लास्ट है, तो एंडेड इससे कर देता हूं। लीजिए, तो इतना ग्रुप याद रखिएगा। कितना ग्रुप बेटा? इतना ग्रुप जितना मैं बनाने जा रहा हूं। देखिए, इतना ग्रुप इस साइड टू बी नियो, इसे आप कहते हैं नियो। यदि ये नियो ग्रुप है और मैं आपसे पूछूं इसका नाम क्या है, तो इसका नाम क्या लिखेंगे आप? इट इज कॉल्ड नियो। कितने कार्बन है? 5, पेंटाइल या नियो एमाइल। तो नियो के लिए इतना कंपल्स, कहते हैं नियो हेक्साइल, एक कार्बन और आगे लो, जोड़ दो। नियो हेप्टाइल, एक और जोड़ दो। क्या बात समझ में आई है बेटा? तो इस तरह से हम बनाते हैं नॉर्मल, आइसो एंड नियो। नॉर्मल के लिए क्या बोला था? मिनिमम 3 कार्बन, स्ट्रेट चेन होना चाहिए, कोई साइड चेन नहीं होनी चाहिए, हमेशा प्राइमरी होना चाहिए। आइसो के लिए क्या बोला था? मिनिमम 3 कार्बन, मस्ट कंटेन्स अ साइड चेन ऑफ CH3 एट सेकंड कार्बन, दूसरे कार्बन पर CH3 की साइड चेन होनी चाहिए, या सेकंड लास्ट कार्बन पर CH3 की साइड चेन होनी चाहिए। ये आपने कंडीशन लगाई थी, ठीक। आपने कहा था हमेशा प्राइमरी होता है, बस एक एक्सेप्शन था आइसोप्रोपाइल जो सेकेंडरी था, तो एंडेड होना चाहिए था CH2 पर। फिर नियो पर आइए। नियो में कम से कम कार्बन 5 होने चाहिए, 4 कार्बन का कोई नियो नहीं होता। 2 साइड चेन CH3 की होनी चाहिए, सेकंड या सेकंड लास्ट कार्बन पर हमेशा, ऑलवेज। कहते हैं प्राइमरी होना चाहिए, तो एंडेड होना चाहिए CH2 पर। मैंने आपको सिखाया इतना ग्रुप इस साइड टू भी नहीं। तो ये थे नॉर्मल, आइसो एंड नियो एल्काइल्स। कहते हैं सर इसका मतलब हम 4 कार्बन का नॉर्मल भी बना सकते हैं, आइसो भी बना सकते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी भी बना सकते हैं, तो कितने एल्काइल पॉसिबल होते हैं? तो एक छोटी सी ट्रिक सिखाता हूं खत्म करने से पहले। कहते हैं पॉसिबल एल्काइल्स विद अ गिवन फार्मूला। जब हमें कोई फार्मूला दिया, जैसे उसने इथाइल दिया, सपोज करिए कितने कार्बन का? 2, या उसने सपोज करिए प्रोपाइल दिया, कितने कार्बन का? 3, या उसने ब्यूटाइल दिया, कितने कार्बन का? 4, या उसने पेंटाइल दिया, कितने कार्बन का? 5। कहते हैं इनको लिखने के कितने तरीके हैं? तो हमेशा याद रखिए जहां से गिनती शुरू होती है उस नंबर को पहले लिखिए। तो गिनती कहां से शुरू होती है? 1 से। 0 से नहीं होती, 1 से होती है। किसी छोटे से बच्चे को कुछ सिखाना हो, कभी गिनती सिखानी हो, कैसे सिखाते? बेटा देखो ये 1 है, ये 2 है, ऐसी तो ये तो नहीं कहते ये 0 है, या तो बेटा ये 1 मार्कर, ये 0 मार्कर। 0 कहेगा 0 कहाँ है? तो 0 से नहीं, नंबर 1 से शुरू होता, तो 1 से शुरू करिए। बस दुगना करते जाइए। दुगना करना तो आता होगा ना, 1 का दुगना, 2 का दुगना, 4 का दुगना, बस डबल करते जाइए। क्या करते जाइए? जस्ट डबल। क्या मिला? ये इसका डबल करिए, ये लीजिए, इसका भी डबल करिए, ये। पर केवल यहीं तक, 5 के आगे नहीं जाना है, याद रखिए। 6 पे या 8 नहीं, सॉरी 16 नहीं, 17 होते हैं, इसलिए मैंने कहा आगे नहीं बढ़ना है। और याद करने का तरीका बड़ा ही आसान है। 2 पर 1, 3 पर 2, 4 पर 4, 5 पर 8। 2 पर 1, 3 पर 2, 4 पर 4, 5 पर 8। 2 पर 1, 3 पर 2, 4 पर 4, 5 पर 8। जल्दी जल्दी बोलो। 2 पर 1, 3 पर 2, 4 पर 4, 5 पर 8, 5 पर 8, 4 पर 4, 3 पर 2, 2 पर 1। 3 बार सुबह दोपहर शाम बोलो, पानी पी लो, याद हो जाता है। आसान सा काम। क्लियर है? अब कहते हैं जैसे आपने 2 या 4 लिखी, लिखे कैसे? जैसे ये क्या है? ब्यूटाइल। तो कौन सा ब्यूटाइल? नॉर्मल ब्यूटाइल हो सकता है, आइसो ब्यूटाइल हो सकता है, हाँ या ना? नॉर्मल हो या आइसो हो, दोनों प्राइमरी है। नियो हो नहीं सकता क्योंकि नियो के लिए 5 कार्बन चाहिए। तो कितने हो गए? 2। एक हो गया नॉर्मल ब्यूटाइल, एक हो गया आइसो ब्यूटाइल, ठीक है। इसके अलावा ये तो प्राइमरी हो गए। अब एक हो सकता है सेकेंडरी ब्यूटाइल, एक हो सकता है टर्शरी ब्यूटाइल। तो टोटल ब्यूटाइल कितने हो गए? ये तो दोनों प्राइमरी हो गए, ये 2 सेकेंडरी और टर्शरी हो गए। टोटल कितने हो गए? 4। इसका मतलब कितने ब्यूटाइल पॉसिबल है? 4 ब्यूटाइल्स आर पॉसिबल। तो इस तरह से टोटल कितने पॉसिबल एल्काइल्स हो सकते हैं ये मैंने आपको बताया। तो याद रखिए 2 कार्बन का 1 संभव है, 3 कार्बन के 2 पॉसिबल है, 4 कार्बन के 4 और 5 के 8 एल्काइल ग्रुप्स आर पॉसिबल ऑलवेज। ये थे नॉर्मल एल्काइल ग्रुप्स। इन एल्काइल ग्रुप्स को बनाने के लिए जो तरीका था
वो हमारा सिंपल सा तरीका ये था कि हमने ली थी क्या, एक एल्केन, और उस एल्केन से हमने हटाया था केवल एक H, और एक H हटाने पर जो हमें मिला था उसी का नाम था एल्काइल। यानी हमने इसमें से माइनस कर दिया था एन को और प्लस कर दिया था YL को, तो ऐसे बना था एल्काइल। यानी इसे मैंने कर दिया था माइनस और माइनस करके इसे कर दिया था प्लस। क्या बात समझ में आई? अब यहीं पर यदि मैं रिवर्स कर दूं, यानी एक हाइड्रोजन जोड़ दूं, किस पर, एल्काइल पर, एक H प्लस कर दूं, तो क्या बन जाएगी, एल्केन। बात समझ में आई है बेटा? कहते हैं सर क्या एल्केन होनी जरूरी थी, हम एल्कीन एल्काइंस नहीं ले सकते थे? ले सकते थे। एल्केन को मैंने RH लिखा था और इससे बनने वाले एल्काइल को R। कहते थे हम एल्कीन या एल्काइन लेंगे तो क्या बनेंगे, आइए सीखते हैं। कहते हैं फ्यू अनसैचुरेटेड एल्काइल्स विद कार्बन पाइबर्स, इनके साथ भी कुछ एल्काइल्स बनते हैं। आइए कौन से बनते हैं इन्हें देखेंगे हम लोग अगली क्लास में। आज केवल यहाँ तक, अगली क्लास में थोड़े से अनसैचुरेटेड एल्काइल से मिलाऊंगा, फिर मैं आपको मिलाऊंगा फंक्शनल ग्रुप से अगली क्लास में, उनका भी क्लासिफिकेशन पढ़ूंगा, दोनों को मिला के कंपाउंड्स बनाना सीखूंगा। देन आई विल स्टार्ट IUPAC नेमिंग ऑफ द कंपाउंड्स। आज केवल यहाँ तक। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया।